वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है और ये काव्य खंड का चैप्टर 11 है। तो आपने पहले से 10 क्लास नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहीं से पहले से पढ़ रखा होगा तो आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको कॉपी पेन पर नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं और ऐसे ही नंबर वाइज सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1938 को, 1 जनवरी 1939 को, या 1 जनवरी 1940 को। तो विनोद कुमार शुक्ल का जब जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1937 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा को 1 जनवरी 1937 को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़, या बिलासपुर छत्तीसगढ़, या भिलाई छत्तीसगढ़, या राजनांदगांव मध्य प्रदेश। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था और ये रहते थे रायपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास था वो रायपुर में था। विनोद कुमार जो रहते थे वो रायपुर में रहते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल मुख्यतः क्या थे? डॉक्टर थे, या समाज सेवक थे, या नेता थे, या प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जो मुख्यतः था वो प्रोफेसर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो प्रोफेसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम क्या है? मलियज है, उदय प्रकाश है, या ज्ञानेन्द्रपति है, या विनोद कुमार शुक्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो विनोद कुमार शुक्ल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पिता ने बिटिया से क्या सवाल किया था? कहाँ कहाँ लोहा है, या तांबा है, या चांदी है, या लोहा है? तो पिता ने बिटिया से सवाल किया था, यानी प्यारे नन्हे बेटे जो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखे हैं वो अपने बेटी से सवाल करते हैं कि कहाँ कहाँ लोहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो कहाँ कहाँ लोहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान कब मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को जो रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान मिला था वो 1992 में मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जब जो मिला था वो 1999 में मिला था। तो आप ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को जो रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान मिला था वो 1992 में मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो 1992। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बाहर तार पर क्या सूख रही थी? सास की साड़ी, या दादी की साड़ी, या पिता की चड्ढी, या भैया की चड्ढी? तो बाहर तार पर जो सूख रही थी वो भैया की चड्ढी। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो भैया की चड्ढी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल को दयाबंती सम्मान कब मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को जो दयाबंती सम्मान मिला था वो 1997 में, और रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान मिला था वो 1992 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो 1999 में। तो आप ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को जो दयाबंती सम्मान कब मिला था तो 1997 में, और रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान कब मिला था तो 1992 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था तो 1999 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को 1997 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बिटिया कैसी थी? मोटी थी, कंजूस थी, या सांवली थी, या दुबली पतली थी? तो बिटिया जो थी वो दुबली पतली सी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो दुबली पतली सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1997 में, 1998 में, 1999 में, या 2000 में? माफ़ कीजिएगा, यहाँ टाइपिंग एरर हुआ है, 200 हो गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। मैंने पहले ही आपको बताया है कि इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो 1999 में मिला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लकड़ी के 2 खंभों पर क्या तना है? 5 छप्पर, या तार, या पिंजरा? तो लकड़ी के जो खंभों पर तना है वो है तार। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, और यही तार पर भैया की चड्ढी सूख रही थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि लकड़ी के 2 खंभों पर क्या तना है तो तार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बिटिया कैसे बोलेगी? बिटिया जो बोलेगी वो झटपट बोलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो बिटिया कैसे बोलेगी तो बिटिया झटपट बोलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में बैल के गले में कैसी घंटी है? यानी प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है, इसमें बैल के गले में कौन सी घंटी है? चांदी की है, या सोने के है, या कांसे के है, लोहे के है?
तो इस कविता में जो बैल के गले में घंटी है वो है कांसे की। ध्यान रखिएगा, इस कहानी में, कविता में बैल के गले में कौन सी घंटी है, तो कांसे की घंटी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कवि किससे पूछेगा, तो कवि जो है वो बेटी से पूछेगी, क्योंकि बेटी को कंधे पर मतलब बैठाए हुए हैं कवि, और बेटी पूछती है कहाँ कहाँ लोहा है पिताजी, और यही सब बताता है। तो कवि किससे पूछेगी, तो कवि जो है बेटी से पूछेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, बेटी से। लेकिन कहीं कहीं पर बेटा भी दिया रहता है, तो बेटा मतलब बेटी को ही बेटा बोलते हैं प्यार से। तो कवि किससे पूछेगी, तो बेटी को। और इस कहानी में जो पात्र है वो लेखक की बेटी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस कविता में किसकी चर्चा की गई है, तो कवि की बेटी की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कैसी औरत लोहा है, दबी सताई या सुंदर रूपी या मधुर भाषी। तो जो दबी सताई हुई औरत रहती है वो लोहा रहती है। तो दबी सताई हुई औरत लोहा है। और कैसे कैसे आदमी लोहा है, तो मेहनत कश लोग लोहा है। तो पूछेगा कैसी औरत लोहा है, तो दबी सताई है। कैसे लोग लोहा हैं, तो मेहनत कश लोग। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल ने बेटे को कहाँ बिठाया, माथे पर, गोद में, या कुर्सी में, या कंधे पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विनोद कुमार शुक्ल जो थे अपने बेटी को कंधे पे बैठाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कंधे पर। लेकिन यहाँ पर आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पर तो बेटे हैं, तो बेटी को ही बेटे कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस कहानी में जो पात्र है वो बेटी है, लेकिन बेटी को ही बेटा कहा जाता है। तो आप यहाँ पर बेटी भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेटा ही मतलब कहीं पर पूछा जाता है। विनोद कुमार शुक्ल ने बेटे को कहाँ बिठाया था, तो कंधे पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किस लोहा उत्पादन केंद्र की बात की गई है। तो इस कविता में जो उत्पादन केंद्र की बात की गई है, लोहा उत्पादन केंद्र की, वो भिलाई के की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, भिलाई की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पेड़ पर कमरा नामक कहानी के संग्रह का अनुवाद किस भाषा में लिया गया है। तो ये लिया गया है इतालवी में। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस भाषा में किया गया है, तो इतालवी में। पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का अनुवाद किस भाषा में किया गया है, तो इतालवी में। आप ध्यान रखिएगा, इतालवी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किसे लोहा कहा गया है, गरीब को, आलसी को, या धनी को, या मेहनत कश को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे लोग को लोहा कहा गया है, तो मेहनत कश को। और कैसे औरत को लोहा कहा गया है, तो दबी सताई औरत को। तो किसे लोहा कहा गया है, तो मेहनत कश लोग को। आप साथ साथ ही रिपीट करिएगा और पढ़ पढ़ के साथ ही चलिएगा, तो आपको यहीं पर आधा याद हो जाने वाला है। और थोड़ा बहुत बचेगा तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, या आप एक दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाने वाला है। तो आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अतिरिक्त नहीं क्या है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, या कविता है। तो अतिरिक्त नहीं जो है वो कविता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, कविता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कवि के कंधे पर बैठा उसका पुत्र स्वयं को किससे बड़ा समझती है, पिता से, भाई से, चाचा से, या दादा से। तो मतलब कवि के कंधे पर मतलब बैठा है उसका पुत्री। अब पुत्री जब कंधे पर बैठती है तो बोलती है कि हम तो दादाजी से भी बड़े हो गए हैं, यानी ऊंचाई में दादाजी से भी बड़े हो गई हैं। बच्ची तो बोलते ही हैं कंधे पर बैठने पर कि हम बैठ के देखिए दादाजी से हम बड़े हैं, बड़े हो गए दादाजी से। तो ऐसे ही बोली है कवि के पुत्री जो है, बोली है कि हम तो दादाजी से बड़े हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, दादाजी से बड़ी हो गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है। तो विनोद कुमार शुक्ल के जो उपन्यास पर फिल्म बनी है वो है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर फिल्म बनी है विनोद कुमार शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, विनोद कुमार शुक्ल के नौकर की कमीज पर बनी है फिल्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, नौकर की कमीज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नौकर की कमीज गद्य की कौन सी विधा है। तो नौकर की कमीज जो है वो उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। कौन सी विधा है, तो नौकर की कमीज तो उपन्यास है। और नौकर की कमीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। और नौकर की कमीज क्या है, तो उपन्यास है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। माँ बिटिया को क्या करती है। तो माँ जो है बिटिया को वो समझाती है, और पिताजी जो है वो सिखलाते हैं। तो माँ बिटिया को क्या करती है, तो समझाती है। पिताजी बिटिया को क्या करते हैं, तो सब सिखलाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो माँ बेटी को क्या करती है, तो समझाती है। और पिताजी बेटी को क्या करती है, तो समझाती मतलब सिखलाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। बिटिया रुक रुक कर क्या करती है,
खाती है या किताब पढ़ती है, खेलती है, याद करती है। तो बिटिया जो छोटी है कंधे पर बैठती है तो रुक रुक कर याद करती है। क्या याद करती है कि कहाँ कहाँ लोहा है। तो वो बताती है पिताजी इधर भी लोहा है, साइकिल में भी लोहा है, केवाड़ी में भी लोहा है। और बिटिया यही बताती है। तो बिटिया रुक रुक कर क्या करती है, तो याद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। क्या करती है, तो याद करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता को कहाँ से उद्धृत किया गया है। तो प्यारे नन्हे जो बेटा है वो कविता को कहाँ से उद्धृत किया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है अतिरिक्त नहीं से ये सब कुछ होना बचा रहेगा, या मुकुल से, या वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो ये कविता जो लिया गया है वो लिया गया है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया है। तो ये कविता लिया गया है इससे, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो ये प्यारे नन्हे बेटे कविता को कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में। और लगभग जय हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, 1971 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह था वो था लगभग जय हिंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है, तो लगभग जय हिंद। और लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1971 में। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।